हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आप देख रहे हैं जीके लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे रीड के आए हुए पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम रीड 2011 के लेवल 1 के हिंदी वाले सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी भाषा के लैंग्वेज 1 वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो है पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में है, मतलब विद्यालय शब्द में पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम विद्यालय शब्द का जो है संधि विच्छेद करते हैं। तो विद्यालय शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा विद धन आलय, ठीक है। इसको और ज़्यादा जब तोड़ा जाएगा तो फिर हो जाएगा विद धन आ और फिर उसके बाद धन लय, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो है संधि में जो है ये होता है कि जोड़ने का काम, ठीक है। और यहाँ पे जो है आ से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, जो जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे आ जो शब्द है वो जोड़ने का काम कर रहा है और आ जो है स्वर का पार्ट है, ठीक है। आ जो है स्वर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए यहाँ पे विद्यालय शब्द में स्वर संधि होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है विद्यालय शब्द में स्वर संधि है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए है पै धन वन, ऑप्शन नंबर बी है पव धन अन, ऑप्शन नंबर सी है पो धन अन और ऑप्शन नंबर डी है पवधन नय, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं कैसे सही है, ठीक है आपका पो धन अन, ठीक है, पो धन अन। इसका और संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पै, ठीक है, और ओ और धन आपका अन। आपको बता दें कि जहाँ पे आपका ओ की मात्रा होती है वहाँ पे आपका अब हो जाता है, अब, ठीक है, अब। और उसके बाद जो है अन तो है अन। अब यहाँ पे देखिए आपका आधा पै है तो ये ऐ इसको जो है पूरा कर देगा तो हो जाएगा पै, ठीक है। यहाँ पे वय है और ये जो है आपका ऐ है तो ये भी जो है आपका पूरा वय हो जाएगा और न तो है। तो इस प्रकार से जो है पो धन अन से आपका पवन जो है शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है कि पवन शब्द में पोधन अन शब्द का प्रयोग करके संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, हिंदी में वचन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ठीक है। तो आपको बता दें कि संस्कृत में आपका जो संस्कृत शब्द है जिससे सभी जो है भाषाओं का निर्माण हुआ है उसमें जो है 3 वचन होते हैं और जो इंग्लिश और हिंदी जो आपकी है उसमें आपका 2 वचन होते हैं। एक होता है जो है एक वचन और एक होता है 2 वचन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में आपका 2 वचन होते हैं, एक वचन और जो है बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो है हिंदी में 2 वचन होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए है आगरे, ऑप्शन नंबर बी है आगरों, ऑप्शन नंबर सी है आगरे, ऑप्शन नंबर डी है बहुवचन नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है हमेशा जो बोलचाल की भाषा में सुने हैं आगरे का पेठा, ठीक है, आगरे का ताजमहल। तो इस वजह से
सबको ये लगेगा कि यहाँ पे जो है आगरा का बहुवचन आगरे हो जाएगा, जैसे लड़का का वचन लड़के हो जाता है उसी तरह आगरा का बहुवचन आगरे हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका जो आगरा शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मतलब आगरा जो है एक ही है, और चूँकि ये एक शहर है, ठीक है, और शहर जो है कोई शहर है कोई देश है तो उसका बहुवचन नहीं बनता है, शहर तो एक ही होता है, तो उसका तो आप बहुवचन कैसे बना देंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आगरा का बहुवचन होगा तो इसका जो है बहुवचन होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पद, ऑप्शन नंबर बी है विकारी शब्द, ऑप्शन नंबर सी है अविकारी शब्द, और ऑप्शन नंबर डी है पदबंध। तो आपको बता दें कि जहाँ पे कोई शब्द है वह लिंग, वचन या फिर जो है काल के अनुसार वो परिवर्तित हो जाए उसे विकारी शब्द कहा जाता है, और जिन शब्दों के प्रयोग से आपका लिंग, वचन, काल परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहा जाता है, और इसी को अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को अव्यय भी कहा जाता है जिसमें जो है लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपको बता दें कि पहले आपको विकारी शब्द का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लड़का है, ठीक है, अब उसका जो है अगर बहुवचन करेंगे, ठीक है, तो लड़के हो जाएगा। लेकिन अगर अविकारी शब्द है, जैसे मान लीजिए है कुछ, तो कुछ अगर लड़की है तो कुछ लड़की, अगर लड़कियां हैं तो कुछ लड़कियां, लड़के हैं तो कुछ लड़के, मतलब आप चाहे लिंग बदलो, चाहे वचन बदलो और चाहे काल बदलो, लेकिन अविकारी शब्द नहीं बदलेंगे। मान लीजिए जैसे एक, अगर एक शब्द है तो एक जो है चाहे लड़के के साथ प्रयोग करो, चाहे लड़का के साथ प्रयोग करो, ठीक है, चाहे लड़की, मतलब चाहे जिस जो है काल वचन में चाहे जिसके साथ प्रयोग करो, इसमें जो है इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, और ऐसे ही शब्दों को अविकारी शब्द या फिर जो है अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो जिनके ऊपर जो है किसी भी चीज़ का जो है फर्क नहीं पड़ता है उसको जो है अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, और जो परिवर्तित हो जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सही तरीके से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है तृष्णा, ऑप्शन नंबर बी है तृष्णा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है तृष्णा, और ऑप्शन नंबर डी है तृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो तृष्णा का सही जो रूप है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगर सही तरीके से जो है लिखा गया है तृष्णा को तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया, बाकी जो है बाकी जितने भी हैं उसमें जो है गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही शब्द ऑप्शन नंबर डी है, तो जो है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गायब है। ठीक है, वो है आपका कवयित्री, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी है कवि, ऑप्शन नंबर सी है कवयित्री, और ऑप्शन नंबर डी है कवित्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवयित्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि कवि शब्द के लिए जो है आपका स्त्रीलिंग इसका कवयित्री होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। ठीक है,
मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि संस्कृत की वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या उनको संस्कृत ही कहा जाता है, या तद्भव कहा जाता है, या फिर तत्सम कहा जाता है, या फिर जो है उनको देशज कहा जाता है? तो आपको बता दें कि जो संस्कृत के जो है, संस्कृत के तो एक शब्द होते ही हैं, सारी भाषाएं इसी से निकली हुई हैं, तो उसकी तो बातें छोड़ दीजिए। फिर आता है तद्भव। तद्भव उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, और उनका जो है रूप परिवर्तित हो गया है, उसको हम तद्भव कहते हैं। और जो तत्सम होता है, तत्सम जो है संस्कृत के वे शब्द हैं जिनका रूप आज तक परिवर्तित हुआ ही नहीं है, उनको जो है तद्भव कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत के वे शब्द जिनका जो है रूप परिवर्तित हो गया है उसको तद्भव कहते हैं, जिनका जो है रूप नहीं परिवर्तित, जो ओरिजिनल अभी तक जो है संस्कृत के शब्द ही हैं, उनको तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के ओरिजिनल शब्द तत्सम, जो परिवर्तित हो गए हैं वो तद्भव, और जो अपने देश में जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई है उनको देशज कहा जाता है। ठीक है, उनको देशज कहा जाता है। और एक होता है विदेशी शब्द, जैसे कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे स्टेशन, ट्रेन, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, तो इनको विदेशी शब्द कहा जाता है। कुछ फारसी शब्द हैं, कुछ अरबी शब्द हैं, ये सब विदेशी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो उसको कहते हैं, तो उसको क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है प्रधान समास कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आपको बता दें कि जिस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, ठीक है, जिस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, जैसे जो है माता पिता, ठीक है, जैसे माता और पिता, इसमें जो है दोनों शब्द आपके प्रधान है। यहाँ पे जो है माता की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही पिता की भी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो है, अब चूंकि द्वंद्व समास में ये होता है कि जो है दोनों एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। तो माता का जो है विलोम जो है पिता, और इनके बीच में हाइफन चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, योजक चिन्ह जो होता है वो लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। शुद्ध शब्द है, ठीक है, शुद्ध शब्द है जिसमें आपका है ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी है उज्ज्वल, और ऑप्शन नंबर डी है उज्ज्वल। तो आपको बता दें कि अगर आपको याद होगा तो मोदी जी की एक योजना आई थी उज्ज्वला योजना, जिसमें उन्होंने फ्री सिलेंडर्स बांटे थे, और वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लगे थे। तो वहाँ पे आप शायद अगर ध्यान दिए हो तो वहाँ पे उज्ज्वल जो है बड़े ध्यान से आप देखे होंगे कि जो है वहाँ पे जय 2 बार रहता है, वो भी आधा आधा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 के लिए जो शुद्ध शब्द है वो ऑप्शन नंबर डी है। उज्ज्वल में आधा जय 2 बार होता है और बाकी पूरा हुआ है लय। ठीक है, तो उज्ज्वल ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, अनुरुक्त का विलोम शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुरुक्त का विलोम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आरक्त, ऑप्शन नंबर बी है विरक्त, ऑप्शन नंबर सी है निरक्त, ऑप्शन नंबर डी है आसक्त। ठीक है, तो अनुरुक्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका विरक्त। ठीक है, अनुरुक्त का मतलब जो विलोम शब्द होगा वो विरक्त होता है। अनुरुक्त का मतलब देख लेते क्या होता है। तो अनुरुक्त का मतलब होता है लगा हुआ। ठीक है, अनुरुक्त का मतलब होता है लगा हुआ। ठीक है,
और वहीं जो है विरुक्त का मतलब देखते हैं तो विरुक्त का मतलब होता है अलग हुआ, ठीक है। चूँकि विलोम विलोम शब्द में मतलब उल्टा, तो जो है अनुरुक्त का जो है उल्टा विरुक्त होता है। अनुरुक्त का अर्थ होता है लगा हुआ और विरुक्त का अर्थ होता है अलग हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन नंबर ए है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। जैसा कि अभी आपको हमने तत्सम और तद्भव बताया है, तो अगर जो है एक बार फिर से रिवाइज करा दें कि तत्सम का मतलब वह होता है, वह शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों ओरिजिनल अभी तक वही जो है जारी हैं, वही रह गए हैं, उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव का मतलब होता है कि जो संस्कृत के शब्द थे उनका रूप परिवर्तित हो गया है, अब वो जो है अलग रूप में हो गए, उसको तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। आपको ये देखना है कि सारे शब्द जो है तत्सम के हो, मतलब संस्कृत के शब्द हों। तो आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन में सारे शब्द संस्कृत के ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। ऑप्शन नंबर बी है काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ठीक है। तो आपको बता दें, और ऑप्शन नंबर सी है ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। शर्करा का मतलब होता है चीनी, पवन का मतलब होता है हवा, ज्येष्ठ का मतलब होता है जेठ का महीना, अग्नि का मतलब होता है आग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि इन सब ऑप्शनों में कुछ जो है हिंदी के शब्द आ गए, जैसे जो है बी में है तो बी में यहाँ पे घोड़ा आ गया, ये हिंदी का जो है शब्द हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में किताब आ गया, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हाथी आ गया, ये भी हिंदी का शब्द है। तो इस वजह से ये सब जो है परिवर्तित जो है हो गए हैं, ये जो है तद्भव के शब्द आने की वजह से ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे मात्र एक ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, कि जिसमें आपका जो है सारे शब्द तत्सम हैं, संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आपको ये देखना है चारों ऑप्शन में से कि जो चारों ऑप्शन दिए किस में कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उपसर्ग का मतलब यह होता है कि जो किसी शब्द के जो पहले कोई चीज़ ऐड हो जाती है जो है उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। एक जो है इसी का उल्टा होता है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय में यह होता है कि आपका जो शब्द होता है, शब्द के बाद में अगर कोई चीज़ ऐड होता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं, या शब्द के पहले कुछ ऐड होता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। तो आइए जो है इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढते हैं कि किसमें जो है कु उपसर्ग लगा के शब्द का जो है निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नहीं आपको जो है ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कुरूप, ऑप्शन नंबर बी है कुशल, ऑप्शन नंबर सी है कुकर्म, ऑप्शन नंबर डी है कुचाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जो है रूप शब्द में, रूप जो शब्द होता है वहाँ पे जो है कु शब्द लगाया गया है, तो इस वजह से ये तो उपसर्ग हो गया। तो ये तो जो है यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, हमको नहीं शब्द वाला ढूंढना है, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो है कु शब्द से बना है। आते हैं देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए कर्म, कर्म शब्द में कु लगा के कुकर्म बना है, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। वहीं जो है आपका जो चाल शब्द है, चाल में जो है कु लगा के कुचाल बना है, ठीक है। तो ये भी जो है नहीं है। लेकिन जो कुशल शब्द है ये ओरिजिनल शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा। यहाँ पे जो कु है ये उपसर्ग का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो कु है ये आपका उपसर्ग का पार्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा ही शब्द ही है। तो कुशल शब्द में उपसर्ग कु का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे।
क्वेश्चन नंबर 44 है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। आपको देखना है कि किस शब्दों में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ। देखिए अभी जो है उपसर्ग का जो है ऑप्शन आपने क्वेश्चन देखा ही है, जिसमें हमने आपको बताया कि जो है शब्द के पहले जब कुछ जुड़ता है, ठीक है, जब शब्द के पहले कुछ जुड़ता है तो उसको जो है हम क्या कहे थे, उपसर्ग कहे थे। लेकिन अगर शब्द की कुछ बाद में जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको ढूंढना है कि किस शब्द के अंत में इन शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पुजारिन, ऑप्शन नंबर बी है कठिन, ऑप्शन नंबर सी है चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी आपका मीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें देखिए पुजारी जो शब्द है, पुजारी उसी में जो है इन लगा के आपका क्या बना है, इसी में जो है इन लगा के आपका जो है पुजारिन शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पुजारी शब्द के अंत में इन प्रत्यय का प्रयोग करके पुजारिन शब्द बना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। बाकी जो कठिन है ओरिजिनल शब्द है, चिन्ह भी इसमें प्रत्यय नहीं लगा, मीन में भी जो है इन प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास, बी है द्वंद्व समास, सी है अव्ययी समास और जो है आपका डी है द्विगु समास। ठीक है, तो आपको बता दें कि जिसमें जो है पहले संज्ञावाची शब्द आ जाए, जिस भी पद में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है तो उसको हम आपका द्विगु समास कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपका पहला पद संख्यावाचक हो जाए, ठीक है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए है नवरत्न, तो यहाँ पे देखिए रत्न में जो है जो पहला पद है वो नौ है, मतलब नौ, जो नौ है गिनती का है। या फिर और जो है आप जैसे देख सकते हैं त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति अगर देखिए तो इसमें भी जो है आपका त्रि आ गया है। ठीक है, या फिर जो है चौराहा, ठीक है, चूँकि इसमें आप अगर देखेंगे ये सब जैसे चौराहा है तो इसमें आपका और भी समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि भी हो जाएगा क्योंकि जो है चार राहों का समूह तो चौराहा। लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो है पहला जो है आपका पद जो है जिसमें संख्यावाचक होता है, जिसमें गिनती का जो है शब्द आ जाता है उसको द्विगु समास कहते हैं। बाकी जो है हिंदी की क्लास जब पढ़ाएंगे तो आपको समास पूरे विस्तार से पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि अपने चैनल पे रीट लेवल 1 के जो है बाल मनोविज्ञान का जो सेक्शन है उसके सारे प्रश्न पत्रों को सॉल्व करा दिया गया है। तो उसकी प्लेलिस्ट की जो है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप जो है अभी तक अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो उसको जाके देखिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। तो अभी आपको बताए हैं कि द्वंद्व समास का मतलब यह होता है कि जहाँ पे आपका जो है दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो और प्लस जो है एक दूसरे के जो है उल्टे हों, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हों, विपरीत हों, मतलब विलोम हो और बीच में जो है आपका योजक यानी हाइफन चिन्ह लगा हो। तो आइए देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है। तो द्वंद्व समास क्या लंबोदर है? बिल्कुल नहीं। अंधकूप नहीं। नर नारी, हाँ जी यही ऑप्शन सही है। नर नारी एक दूसरे के उल्टे, बीच में जो है हाइफन लगाए, दोनों पद प्रधान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नगर में रहने वाले, नगर में रहने वाला, ठीक है, तो नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है?
शहरी कहा जाता है, नागर कहा जाता है, नगर वधू कहा जाता है, या फिर नौकर कहा जाता है। तो आपको बता दें कि नगर में जो रहता है उसको जो है नागरिक कहा जाता है। ठीक है, उसको नागरिक कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पे नागरिक। ठीक है, तो नगर में रहने वाले को नागरिक कहा जाता है। ये बाद में जो है इसमें ये मतलब इस पेपर में जो है इतना मिसप्रिंटिंग है, बाकी अदर पेपर में देखेंगे तो वहाँ पे ये नागरिक जो है सही है। तो नगर में रहने वाले को नागरिक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आपको इन ऑप्शंस में से ढूंढना है कि कौन सा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहला है सहसौ, पहला ऑप्शन नंबर ए है सहसौ। बी है लोहा, सी है लकड़ी, डी है पुस्तक। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा सबसे पहले बताते हैं कि कहते किसे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें वो अपनी पूरी जाति का जो है वर्णन करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर है लड़का, तो उसमें जो है लड़का में जो है सारे लड़के आ जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो है जो जाति जो उसमें जितने जो है लोग हैं सारे लोगों का बोध करा दे। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक में सारी पुस्तकें जितनी किताबें सभी किताबें आ गई, रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, या फिर जो है आपकी नॉर्मल जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वो किताब, सारी किताबें हो गई। लकड़ी, लकड़ी में सारी लकड़ियाँ आ गई, चाहे शीशम का हो, आम का हो, महुआ, सागवान, कुछ भी हो। लोहा, लोहा में जो है जितने भी आपके लोहे हैं सारे लोहे आ जाएंगे। लेकिन जो सहसौ शब्द है, सहसौ शब्द ये जातवाचक नहीं, ये जो है आपका व्यक्तिवाचक है। ठीक है, सॉरी, जो सहसौ शब्द है वो जो है जातवाचक नहीं, ये भाववाचक है। ठीक है, तो सहसौ शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। यहाँ पे जो है भाववाचक संज्ञा था जो है ये सहसौ शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। ठीक है, तो संप्रदान कारक के में ये होता है कि जहाँ पे के लिए शब्द आए। ठीक है, कारक आप पढ़े होंगे, कारक चिन्ह पढ़े होंगे, तो जिसमें जो है के लिए शब्द आए वहाँ पे जो है संप्रदान कारक होता है। आपने पढ़ा ही होगा, कर्ता ने, कर्ता का जो है ने चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए मतलब संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किस शब्द में के लिए चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे के लिए नहीं आया। ठीक है, राम घर पर सो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है, निषाद खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, मतलब राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे के लिए शब्द का जो आपका जो चिन्ह का प्रयोग है वो ऑप्शन नंबर सी में प्रयोग हो रहा है क्वेश्चन नंबर 49 के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह जो सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, क्या वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको बता दें कि अगर यहाँ पे ये पूछा होता कि पूरे जो है वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, अगर यह पूछा होता कि पूरे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, वह स्वतः ही मतलब खुद ही अपने आप ही, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये शब्द नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह शब्द। ठीक है, जो वह शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। तो वह आपको पता ही है कि वह है, यह है। ठीक है, ये, वे, तुम, तू, हम, मैं, ये सारे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है? ठीक है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण जो है किस वाक्य में होता है? तो आपको बता दें कि संयुक्त क्रिया वह होती है जहाँ पे दो या दो से अधिक जो है क्रियाओं का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, ये जो है दो क्रियाएं जुड़ी रही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रस्सी जल गई। ठीक है, यहाँ पे जल गई एक ही है क्रिया। सीता पढ़ रही है, तो यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ भी एक ही क्रिया है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो क्रियाएं हैं। पहला है पढ़ने, ठीक है, पहला है पढ़ने और दूसरा है आया। ठीक है, दूसरा है आना। ठीक है, तुम पढ़ने आया करो मतलब पढ़ने और प्लस आना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं, इस वजह से संयुक्त क्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी में प्रयोग हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जो छोटा हो। ऑप्शन नंबर बी जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर सी है जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों। और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो सरल या साधारण वाक्य का मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस। ठीक है, साधारण वाक्य जिसमें जो है आपका एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो और एक ऑब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। ठीक है, मतलब जिसमें एक ही कर्ता हो, ठीक है, एक ही आपका जो है क्रिया हो, एक ही आपका कर्म हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए जो सरल वाक्य जिसे कहते हैं, तो उसमें जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कर्ता, ठीक है, कर्ता या फिर जो है आपका सब्जेक्ट, इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है? इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? वाक्य है मोहन बाजार जा रहा है। तो जब भी आपको किसी वाक्य में ये ढूंढना हो कि उसमें कर्ता कौन है, ठीक है, तो उसी वाक्य में जो है उसी से बस प्रश्न कर लो कौन, ठीक है, कि कौन बाजार जा रहा है। ठीक है, इससे जो है इस प्रश्न कर लो इसी शब्द जो सेंटेंस है, जो वाक्य है कि कौन बाजार जा रहा है, तो आंसर आएगा मोहन। तो जो है जो कौन का जो आंसर होता है वही आपका उद्देश्य यानी जो है कर्ता या फिर सब्जेक्ट उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे मोहन बाजार जा रहा में सब्जेक्ट मोहन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। निम्न में से मिश्रित वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आपका है कि निम्न में से मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है वर्षा हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वर्षा हो रही है। बी है मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सी है सुधीर पढ़ता है। और जो है डी है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ठीक है, मैंने सुना है नीना पास हो गई है। तो मिश्रित वाक्य उसको कहते हैं जहां पे आपका जिस वाक्य में एक जो है मतलब आपका कर्ता हो, ठीक है, एक जो है प्रधान हो और दूसरा मतलब मिश्रित वाक्य उसको कहते हैं कि जिसमें एक वाक्य प्रधान हो, ठीक है, और दूसरा जो है उपवाक्य हो उस पर आश्रित हो, उसी को जो है मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य उसको कहते हैं जिसमें जो है आधा पार्ट जो है सेंटेंस का मेन हो, आधा उसी पे डिपेंड हो, ठीक है, उसी पे आश्रित हो। तो चूंकि जो है यहाँ पे वर्षा हो रही है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और वह खेलता है, यहाँ पे भी जो है कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, ये वाक्य इस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सुधीर पढ़ता है, तो यहाँ जो है ये तो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया।
लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में मैंने सुना है कि, अब जो है यहाँ की पे अगर छोड़ दें आप तो जो है आधा सेंटेंस अधूरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसके बाद भी कुछ है, इसके बाद भी कुछ है। नीना पास हो गई, मतलब जो है नीना का पास होना इस पे जो है मैंने सुना है कि इस पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिश्रित वाक्य है वो जो है ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसी का जो कथन है उसको जो है मतलब आपको दिखाना है कि जो अगर वक्ता या सब्जेक्ट या किसी कर्ता के द्वारा जो कहा जाता है उसको कैसे आप दिखाते हैं। तो क्या उसको विस्मयवाचक चिन्ह से दिखाते हैं, अवतरण या उद्धृत चिन्ह से दिखाते हैं, या प्रश्नवाचक चिन्ह से दिखाते हैं, या निर्देशक चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो है जब किसी भी चीज़ को सुनकर आपको आश्चर्य आ जाए, ठीक है, आपको जो है बहुत आश्चर्यचकित हो जाएं, हक्के बक्के रह जाएं, दुखी हो जाए, भौचक्के रह जाएं, सरप्राइज हो जाएं, तो वहाँ पे जो है विस्मयवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, वहाँ पे जो है विस्मयवाचक चिन्ह लगता है। ठीक, और जब किसी के कथन को आपको दिखाना, किसी के कहे हुए वाक्य को, शब्द को दिखाना है तो उसे अवतरण या उद्धृत चिन्ह यानी जो है इन्वर्टेड कामा में जो है दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है जहाँ पे आपको लगे कि कोई प्रश्न किया जा रहा है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, और निर्देशक चिन्ह जहाँ पे जो है किसी का जो है मतलब किसी को जो है हेडिंग डालना हो या कुछ डालना हो तो वहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी के बारे में बताना हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से जो है सेंटेंस में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो पत्र आज आया है। ठीक है, जो पत्र आज आया है कहाँ है। बी है जो पत्र आज आया है, फिर पूर्ण विराम है, फिर कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो पत्र आज आया है कहाँ है, फिर पूर्ण विराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो पत्र आया है कामा आज आया है फिर कामा कहाँ है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए जो है जो पत्र आज आया है कामा कहाँ है। ठीक है, फिर जो है आपका क्वेश्चन मार्क है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे यही जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन नंबर ए में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। बाकी क्योंकि जो पत्र आया है उसके बाद जो हल्का सा पॉज देना, हल्का सा रुकना है, तो हल्का सा रुकने के लिए कामा का प्रयोग होता है। यहाँ पे पूर्ण विराम हो गया है तो इस वजह से ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है कहाँ है तो यहाँ प्रश्नवाचक होना चाहिए, यहाँ पर जो है आपका प्रश्नवाचक के बजाय पूर्ण विराम लगा दिया, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे तो जो है दो बार जो है कामा लगा दिया तो ये पूरा गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है जिसमें सही जो है चिन्हों का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे भैया, कोई शेर को देखकर 7वें आसमान पर पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। मैं आग बबूला हो उठा। ऑप्शन नंबर बी है कि मैं आग बबूला हो उठा। अरे शेर को उठा के सिट्टी पिट्टी गुम होगी कि मैंने आग बबूला होंगे। ऑप्शन नंबर सी है मैंने आसमान सिर पे उठा लिया। बिल्कुल नहीं। मेरे प्राण सूख गए। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि जो है शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। यही जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इस मुहावरे को पूर्ण कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर शेर को देखेगा तो उसके अंदर डर की भावना आएगी, और जो है डरने को ही कहा जाता है कि प्राण सूख जाना। ठीक है, तो मेरे प्राण सूख गए यही जो है वाक्य मुहावरे को पूर्ण कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। फिर से है सही मुहावरा है। ठीक है, सही मुहावरा क्या है।
नेत्रों में मिट्टी डालना। ऑप्शन नंबर ए है नेत्रों में मिट्टी डालना। ऑप्शन नंबर बी है आंखों में रेत फेंकना। ऑप्शन नंबर सी है आंखों में धूल झोंकना। और ऑप्शन नंबर डी है आंखों में कचरा डालना। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो है आंखों में जो धूल झोंकना है, आपने बहुत सुना होगा कि जो है हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो। फिल्मों में भी आपने बहुत ही मुहावरे जो है देखे होंगे, किताबों में भी पढ़े होंगे कि आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, तो जो है सही मुहावरा यही है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 58 के लिए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 है हाथ न आना। ठीक है, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हाथ न आना का मतलब है पकड़ में ना आना। ऑप्शन नंबर बी है बहुत बड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी है हाथों का व्यायाम करना। और हाथ जो है ऑप्शन नंबर डी है हाथ फैलाना। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो हाथ न आना का मतलब होता है कि जो पकड़ में ना आना। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन अब आखिरी क्वेश्चन है सिर फिर जाना का अभिप्राय है। ठीक है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए है चक्कर आना। ऑप्शन नंबर बी है अहंकारी हो जाना। ऑप्शन नंबर सी है सर दर्द हो जाना। ऑप्शन नंबर डी है पीछे मुड़कर देखने लगना। ठीक है, तो आपको बता दें कि सिर फिर जाना एक मुहावरा है। ठीक है, और जिसका मतलब ये होता है कि बुद्धि ठिकाने ना रहना। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि बुद्धि ठिकाने ना रहना। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। ठीक है, उसको उसी को कहते हैं कि उसका सिर फिर गया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।